तो सबसे पहले तो आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज जो वाइवा का जो सेशन है, ये वाइवा का सेशन संख्या 7 हम यहाँ पे आपके सभी के सामने रखने जा रहे हैं। तो आपने 6 सेशन नहीं देखे हैं तो उन 6 सेशन को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। 6 सेशन का मतलब है हर एक सेशन 10 मिनट का है, तो मतलब कि 1 घंटे के पूरे सेशन हो जाएंगे और 1 घंटे को डबल की स्पीड में भी आप 30 मिनट में क्लियर कर लोगे और आपका जो वाइवा की तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। तो एक बार कम से कम जरूर देखिएगा। और यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको बेस्ट प्रश्न जो आपको पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि कमर्शियल व्हीकल की क्या पहचान है। दोस्तों यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल में और एक एलएमवी और एचएमवी में इस प्रकार के प्रश्नों में अंतर होता है भाई। एक एलएमवी और एचएमवी, एक तो नाम ये ले रहा हूं मैं, एक आपको कमर्शियल व्हीकल नाम ले रहा हूं, तो इनमें तीनों ही अलग अलग नाम है। एलएमवी का मतलब है छोटे व्हीकल और एचएमवी का मतलब है भारी व्हीकल, लेकिन कमर्शियल का मतलब ये दोनों शामिल है। इसमें आप समझने का प्रयास करना, इस कमर्शियल में दोनों शामिल है। फिर कमर्शियल व्हीकल कौन सा होगा जिसका प्रयोग आप वाणिज्यिक प्रयोग करेंगे। वाणिज्यिक प्रयोग यानी कि ऐसे वाहन जिनकी प्लेट कैसी होगी, येलो होगी। वो चाहे एलएमवी हो सकता है, एचएमवी हो सकता है। जैसे कि कोई गाड़ी, अगर सवारी गाड़ी टैक्सी गाड़ी है, उसकी नंबर प्लेट पीली होती है, तो वो एक कमर्शियल व्हीकल है। यानी कि उन व्हीकल को जिनका प्रयोग हम दूसरों को सर्विस देने के लिए, माल ढोने के लिए, या सवारियों को ढोने के लिए काम में लेते हैं, वो एक कमर्शियल व्हीकल होता है। मतलब कि किसी व्हीकल से अगर हम मतलब कि पैसे कमाने के चक्कर में उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो एक कमर्शियल व्हीकल है। तो आप कहेंगे कमर्शियल व्हीकल की क्या पहचान है, तो उसकी नंबर प्लेट येलो होगी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान देना है। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उसकी ग्रीन नंबर प्लेट पर येलो नंबर में अंक और अक्षर यहां पर होंगे। ठीक है, दो चीजें यहां पर आपको बतानी है। तो वो होगा कमर्शियल व्हीकल और इसका प्रयोग है यानी कि पब्लिक के लिए, सर्विस के लिए काम है, इसको लिया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, रेडिएटर में पानी व कूलेंट लेवल ठीक है, फिर भी इंजन हीट हो रहा है, तो क्या कारण हो सकता है। तो रेडिएटर में पानी भी पूरा है, कूलेंट भी पूरा है, फिर भी अगर इंजन ओवरहीट हो रहा है, तो मतलब है रेडिएटर चोक हो सकता है। रेडिएटर चोक हो सकता है, फैन बेल्ट टूटी हुई हो सकती है और आपकी वाटर बॉडी जाम हो सकती है, जिसकी वजह से पानी इंजन में सर्कुलेट नहीं होता है। या चौथा कारण है थर्मोस्टेट वाल्व का बंद हो जाना या खराब हो जाना। देखो मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया कि आपके जो है रेडिएटर चोक हो सकता है, मतलब कि वो जाम हो गया कचरे से जैसे भी। दूसरा, फैन बेल्ट टूट चुकी है, वाटर बॉडी जाम हो चुकी है, 3 कारण। या थर्मोस्टेट वाल्व है वो बंद होकर खराब हो गया है। तो ये कारण हो सकते हैं जब रेडिएटर में पानी और कूलेंट पूरा है फिर भी मतलब इंजन गर्म हो रहा है। इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं इंजन गर्म होने के, यानी उसमें मोबिल ऑयल ना हो, मतलब इंजन ऑयल ना हो तो भी इंजन ओवरहीट हो सकता है। तो ये 5 कारण मैंने आपको बता दिए हैं। छठा कारण होता है कि जब वाटर जैकेट और जो ऑयल गैलरी की जो मतलब कि ना सील लीक हो जाती है, तो रेडिएटर में से बहने वाला पानी और इंजन ऑयल आपस में मिक्स हो जाते हैं। उस कंडीशंस में भी यहां पर साथियों आपका इंजन गर्म हो सकता है। ये एक एक्स्ट्रा कारण है। तो आप जो मैंने शुरू में कारण बताए वो कारण आप बता सकते हैं कि भी रेडिएटर में पानी और कूलेंट पूरा है फिर भी इंजन हीट हो रहा है, तो क्या कारण हो सकते हैं। भी रेडिएटर जाम होना, ठीक है, वाटर बॉडी जाम होना, फैन बेल्ट टूट जाना जिसकी वजह से वाटर बॉडी घूमती नहीं है ना। तो इसके अलावा थर्मोस्टेट वाल्व का खराब हो जाना, ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आप कैसे देंगे। प्रश्न 3, ब्रेक ऑयल लेवल ठीक है फिर भी ब्रेक पेडल पूरा नीचे जा रहा है, क्या कारण हो सकता है। जब आप ब्रेक को दबाते हैं तो ब्रेक पेडल प्रेशर न बनाकर आराम से नीचे तक चला जा रहा है और ब्रेक ऑयल का लेवल ठीक है, तो क्या कारण हो सकता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते माना कि कोई लीकेज हो गया, कहीं से हल्का लीकेज हो गया, हल्के लीकेज से वो ऑयल तो भी निकलता निकलेगा, लेकिन जो ब्रेक पेडल है वो नीचे मूव होता जाएगा। तो कहने का मतलब है ब्रेक ऑयल पूरा होगा और फिर भी ब्रेक पेडल अगर नीचे जा रहा है, मतलब कहीं से क्या है, लीकेज हो सकता है। दूसरी बात, आपकी जो ब्रेक की किट है वो यहां पर खराब हो सकती है। ब्रेक की किट मतलब कि मास्टर सिलेंडर के अंदर ब्रेक किट आती है, यानी कि जो मास्टर सिलेंडर होता है इसमें जो पिस्टन वगैरह होता है ना, वहां एक प्लास्टिक का जो कंपोनेंट लगा होता है, वो उसके खांचे टूट जाते हैं रगड़ खा के लगातार, तो भी ये काम हो सकता है। या ब्रेक बूस्टर अगर खराब हो जाता है तो वो प्रेशर बनाता नहीं है, तो भी कारण हो सकता है। इसके अलावा व्हील सिलेंडर अगर लीक है तो भी ये काम हो सकता है। और अगर एयर ब्लीडिंग आ जाए तो भी ऐसा हो सकता है, यानी ब्रेक लाइनों में हवा आ जाती है ना, तो भी प्रेशर नहीं बनता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि ब्रेक ऑयल का लेवल ठीक है फिर भी ब्रेक पेडल पूरा नीचे जा रहा है तो लीकेज होगा।
ब्रेक जो मास्टर सिलेंडर की जो किट है वो खराब हो सकती है, और ब्रेक बूस्टर खराब हो सकता है, व्हील सिलेंडर लीक हो सकता है, ब्रेक में हवा आ सकती है। तो ये कारण हो सकते हैं जब ब्रेक काम नहीं करते हैं और ब्रेक ऑयल का लेवल भी पूरा होता है। समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूं। बस में कुल कितना पानी में कूलेंट आएगा ये पूछा गया है, तो आपको कम से कम यहां पे 16 से 18 लीटर बताना है भाई। कम से कम 16 से 18 लीटर आपको कूलेंट और पानी दोनों का मिश्रण बताना है। अब अगर 15 लीटर हम एवरेज मान के चलें तो इसमें आप कम से कम ऐसा मान के चलो 4 लीटर आपको कूलेंट डालना पड़ेगा। 16 लीटर का होगा तो उसमें कम से कम 4 लीटर है। अगर आप 5 लीटर भी बताते हैं ना तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप अगर 15 प्लस अगर लीटर की कोई कूलिंग सिस्टम है तो उसमें आप 5 लीटर कूलेंट बता सकते हैं, 4 भी बता सकते हैं, 3 मत बताना भाई, है ना। तो ये थोड़ा सा बस में टोटल पूछे तो 17 से 18 लीटर आप पूछ लेना भाई। टोटल कूलेंट या पानी जो होता है ना वो 17-18 लीटर तक होता है, और केवल आपको कूलेंट पूछे कितना डालोगे उसमें तो आप 4 से 5 लीटर तक आप इसमें इस्तेमाल कूलेंट का कर सकते हैं, बाकी पानी होगा। अब ये 5वां प्रश्न है MPFI। वहां पर हालांकि इसका पूरा नाम पूछा गया तो इसका पूरा नाम है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, फिर से बता दूं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। और इसका इस प्रणाली का ये एक प्रकार की फ्यूल सप्लाई सिस्टम का प्रकार है जो कि पेट्रोल गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को पता होगा पेट्रोल गाड़ी में इंजन चाहे 1 सिलेंडर हो, चाहे 2 सिलेंडर हो, चाहे 3 सिलेंडर हो, उसमें यहां पे स्पार्क प्लग होते हैं और उससे पहले कार्बोरेटर होता है। तो कार्बोरेटर क्या करता है यहां पर जो है मतलब जो थ्रोटल वाल्व होते हैं वगैरह और होते हैं, तो यहां पर जो MPFI का कहने का मतलब मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन मतलब जो कार्बोरेटर में एक ही जगह से तेल आता है और इससे फिर है वो कई जगह पे तेल और हवा का जो मिश्रण है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर इंजन में जाता है। तो उसमें MPFI मतलब मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम फ्यूल सप्लाई सिस्टम का प्रकार है जो कि पेट्रोल इंजन में काम में आता है। एक है CRDI। कौन सी गाड़ी में उपयोग होती है? CRDI का पूरा नाम है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, याद रखना। तो ये डीजल गाड़ी में होती है भाई, MPFI पेट्रोल में और ये डीजल में होती है। अब दूसरी बात, आप कैसे पहचानोगे कि कोई भी गाड़ी है वो CRDI है या नहीं है? आप सभी याद रखना जो FIP होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप, FIP, और ये होता है नोजल इंजन के ऊपर लगा हुआ। अब दोस्तों आप सभी को पता है जैसे गाड़ी 4 सिलेंडर है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो नोजल पाइप क्या है इस FIP से निकलते हैं, आप सभी को पता होगा। ये नोजल पाइप अगर सीधे FIP से अगर इंजन में घुस रहे हैं मतलब कि गाड़ी CRDI नहीं है। और ये अगर 4 पाइप है, अब मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यहां पर मैंने लगा दी एक डंडी सी, ठीक है। अब ये चारों पाइप इसमें जोड़ दूं, मैं जोड़ दिया। अब ये FIP का काम है यहां जुड़ना। अब आप देखो ये कनेक्शन समझ पा रहे होंगे, यही CRDI है दोस्तों, यानी FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप के और नोजल पाइप के बीच में अगर कुछ कंपोनेंट लगा है, खोखली नली पाइप सा भाग लगा है, तो वो CRDI होता है। और ये डीजल गाड़ी में इस्तेमाल होता है और ऑलमोस्ट लगभग BS3 गाड़ियों में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। 2013-14 जो या इसके बाद की जो गाड़ियां है ना, इनमें CRDI का इस्तेमाल किया जाता है। पूरा नाम कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। समझ गए होंगे उम्मीद मैं करता हूं। टर्बो इंजन की क्या पहचान है? आपसे पूछे कि टर्बो इंजन की पहचान क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये आपका इंजन है। क्या है एक पहले बता दूं, फिर जवाब क्या देना है मैं आपको बता दूंगा। ये इंजन है और ये आपका एयर फिल्टर है, एयर और फिल्टर AF लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसका पाइप जो है, एयर फिल्टर का काम है हवा को साफ करना और इंजन का काम है हवा और डीजल को मिलाकर जलाना। तो यहां पर जो हवा है, अगर इस एयर फिल्टर से हवा का पाइप सीधा इंजन में प्रवेश कर रहा है मतलब कि गाड़ी में टर्बो चार्जर नहीं लगा हुआ। दूसरी बात, एयर फिल्टर का पाइप यहां से देखो इसमें हवा प्रवेश कर रही है, यहां से धुआं बाहर निकल रहा है माना कि, ठीक है, ये धुआं पाइप, ठीक है। ये अब देखो अगर टर्बो चार्जर लगा होगा तो यहां पर जो टर्बो चार्जर के लिए एयर फिल्टर का पाइप है पहले टर्बो के पास आएगा और टर्बो से निकलकर फिर इंजन में जाएगा। तो यानी कि एयर फिल्टर का पाइप अगर सीधा इंजन में जा रहा है मतलब कि टर्बो नहीं है, और अगर एयर फिल्टर का पाइप पहले इस धुएं वाले पाइप से मिलकर फिर इंजन में जाता है मतलब कि गाड़ी टर्बो इंजन है। जिस गाड़ी में टर्बो चार्जर लगा होगा वो टर्बो इंजन यहां पर होगा। अब बात करते हैं टर्बो चार्जर का काम क्या है, ये किससे काम करता है।
तो आपको बताना है टर्बो चार्जर को यहां पर एग्जॉस्ट सिस्टम में लगाया जाता है। टर्बो कहां लगा होता है? धुएं वाले एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। काम क्या है? टर्बो चार्जर का काम है इंजन को पर्याप्त हवा उपलब्ध करवाना। ये क्यों लगाया जाता है? इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए। जिन गाड़ी में टर्बो होगा वो गाड़ियां, उनकी पावर ज्यादा होगी, माइलेज गाड़ी ज्यादा देगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मतलब काम तो करता है धुएं से, धुएं की मदद से घूमेगा। और ये इसका मेन काम क्या है? काम कैसे करेगा? धुएं से। और इसका खुद का काम क्या है? खुद का काम है एयर फिल्टर से हवा लेकर इंजन को भेजना, इंजन को शुद्ध हवा भेजना। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है, सस्पेंशन का क्या कार्य है? ये प्रश्न पूछा गया। तो सस्पेंशन सिस्टम आप सभी को पता है, रोड के झटकों को यहां पर सहन करने के लिए लगाया जाता है। रोड के ऊपर खड्डे हैं, झटके हैं, तो वो गाड़ी में बैठे यात्रियों को न लगे, इसके लिए सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो ये आपको ध्यान देना है, सस्पेंशन किन दो भागों के बीच में होता है? तो सबसे पहले नीचे तो क्या होता है? एक्सल होती है, नीचे तो एक्सल होता है। तो सस्पेंशन सिस्टम यानी कि ऊपर की बात करता हूं मैं, ऊपर तो होता है आपका, क्या होता है? ऊपर तो आपका होगा चेसिस, यानी चेसिस फ्रेम से जुड़ा होगा। नीचे क्या होगी? एक्सल होगी। और एक्सल से क्या जुड़े होंगे? पहिए जुड़े होंगे। ठीक है ना? तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो एक्सल और चेसिस के बीच में सस्पेंशन होगा। अब जब गाड़ी चलेगी तो ये एक्सल पहियों से जुड़ी हुई है ना, तो पहिए रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पर जो झटके होंगे इसको लगेंगे। इसके झटके सस्पेंशन क्या कर लेगा? सस्पेंस कर लेगा, सहन कर लेगा। और ये जो झटके हैं फिर वो चेसिस तक न जाए, इसी के लिए एक्सल के या पहियों के झटके चेसिस तक न जाए, इसके लिए बीच में हमने सस्पेंशन लगा दिया है। तो गाड़ी में सस्पेंशन अब क्या करेगा? माना कि हमें फॉर एग्जांपल ये एक प्रकार की स्प्रिंग है, ये प्रकार की क्या स्प्रिंग है? अब ये स्प्रिंग इस रोड के झटकों से एक्सल और पहियों को जो झटका लगेगा इस स्प्रिंग को लगेगा। स्प्रिंग का काम है एक बार दबाओगे तो फिर उछालेगी। तो सस्पेंशन ठीक इसी सिद्धांत पे काम करता है। जब आप इसको दबाओगे, इस पे ऊपर झटका जोर से दोगे तो ये खुद उछलेगी। मतलब कि सस्पेंशन खुद अब चेसिस को भी ऊपर उठा उठा के पटकेगा। रोड के झटके नहीं दिए, इसने खुद के झटके है गाड़ी को देना शुरू कर दिए हैं। तो फिर ये खुद झटका देगा। फिर इसका काम क्या है? इससे बचने के लिए हमने इस्तेमाल किया शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि जो सस्पेंशन से लगने वाले झटके होते हैं उनको सहन करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रश्न का जवाब देते हैं। प्रश्न का जवाब है, सस्पेंशन का क्या काम है? रोड के झटकों को सहन करना। तो सस्पेंशन का काम अब आपसे पूछे तो आपको बताना है रोड के झटकों को सहन करना। पूछिए शॉक एब्जॉर्बर का काम कि सस्पेंशन से जो सस्पेंशन को जो रोड के झटके लगते हैं उसकी वजह से सस्पेंशन को खुद को झटका लगता है, तो उसके झटके चेसिस तक ना आए, इसके लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है ताकि गाड़ी जोर जोर से उछल उछल कर गिरे नहीं। तो इसके लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, रेडिएटर फैन को हवा कहां से मिलती है? यानी आप सभी को पता होगा, ये जो माना की गाड़ी है, इस गाड़ी में यहां पर ये इंजन होता है, यहां पर ये रेडिएटर होता है और यहीं पर पीछे बीच में फैन होता है। तो इसको जो हवा है ना यहां से मिलती है, रेडिएटर ग्रिल से। ये रेडिएटर ग्रिल है, सामने से एक ग्रिल या जाली से लगी होती है और ये फैन इस रेडिएटर के अंदर से क्या करता है? हवा को खींचता है और इस रेडिएटर को साथ साथ में इंजन को भी हवा प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो रेडिएटर फैन को हवा कहां से मिलती है? रेडिएटर ग्रिल से, यानी कि गाड़ी के इंजन के सबसे आगे वाले भाग पर लगी जाली से या रेडिएटर ग्रिल से। उसको रेडिएटर ग्रिल बोला जाता है। उसको क्यों खुला छोड़ा जाता है? ताकि रेडिएटर है वो ठंडा होता रहे और कूलिंग सिस्टम को है वो लगातार हवा मिलती रहे। ठीक है ना? तो प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा। प्रश्न 10 है, गाड़ी की थर्ड पार्टी बीमा और फुल इंश्योरेंस में क्या अंतर है? आप कई बार करते हैं कि यार थर्ड पार्टी बीमा करवा लेते हैं, कई बार फुल इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो इनमें क्या फर्क होता है? तो फर्क ये होता है, एक जीरो डेप्थ भी होती है भाई, जीरो डेप्थ भी होती है। मैं बता देना चाहता हूं, इंश्योरेंस जो है कई प्रकार की होती है। थर्ड पार्टी बीमा क्या होती है? थर्ड पार्टी बीमा है जब आप रोड पे चल रहे होते हैं और आपके कारण माना कि किसी भेड़ बकरी की जान चली गई है, तो ये भेड़ और जो बकरी है ना वो थर्ड पार्टी है। भैया यार भेड़ बकरी का क्या नुकसान है? गाड़ी आपने सही नहीं चलाई होगी और स्पीड में चलाई होगी, है ना, वो तो आवारा पशु है ना। तो यहां पर उसकी मृत्यु हो जाने पर उसका अब मुआवजा कौन देगा? मुआवजा देगा जिसने इसको मतलब कि एक्सीडेंट किया है, जिसने इसको मारा है।
लेकिन आपने करा रखा है थर्ड पार्टी बीमा, तो अब आपकी जगह पर यह क्लेम कौन देगा? कंपनी देगी। अगर आपकी बीमा नहीं होता तो यह क्लेम आपको खुद को देना पड़ता है, इसीलिए बीमा जरूरी होता है। इसीलिए सरकार कहती है कि यार कोई गरीब आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, उसकी हैसियत 50,000 की है और वो अगर किसी बड़ी मतलब संपत्ति को नुकसान हो जाता, बाय द वे गलती से 10 करोड़ का नुकसान हो गया, अब बताओ उसका क्लेम वो 10 करोड़ कहां से दे देगा? उसकी हैसियत 50,000 की नहीं है। इसीलिए कंपनी क्या करती है? बीमा करती है कि बाय द वे आपके कारण कोई अगर गलती हो गई ना तो उसका क्लेम हम भर देंगे, आप हमसे बीमा करवा लो। तो ये होता है थर्ड पार्टी बीमा। तो आप थर्ड पार्टी बीमा करवाते हैं। एक फुल इंश्योरेंस होता है, फुल इंश्योरेंस में गाड़ी का भी होता है, थर्ड पार्टी का भी होती है और आपका खुद का भी इंश्योरेंस हो जाता है साथ में, है ना। तो ये चीजें होती है थर्ड फुल इंश्योरेंस में। एक होता है जीरो डेप्थ। जीरो डेप्थ है इस फुल इंश्योरेंस में। क्या है? एक छोटा सा अमाउंट आपको, माना कि आपकी गाड़ी टूट गई है, फूट गई है और आप उसको सही करवाते हैं, तो माना कि 1 लाख का बजट आता है, तो उस 1 लाख में से 15 से 20 हजार रुपए आपको देने पड़ेंगे, 70-80 हजार कंपनी देगी। इस प्रकार का होता है। जीरो डेप्थ में क्या होता है? जीरो डेप्थ में क्या है? आपका 1 रुपया भी नहीं लगता भाई। जीरो डेप्थ में क्या होता है? माना कि कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, अब 4 व्हीलर गाड़ी में 4 पहिए है भाई, ये 4 पहिए बनाए, सुंदर बनाइए ना, अच्छी लग रही है ना, चलो ठीक है। तो जीरो डेप्थ में क्या होता है? वो एल शेप में गाड़ी को मतलब कवर करते हैं, मतलब गाड़ी की एक साइड को अगर कुछ भी हुआ इस प्रकार से एल शेप में, चाहे वो ये ले ले चाहे वो ले ले, दोनों में से एक को अगर कुछ भी होता है ना तो वो इसका फ्री में मतलब इसको ठीक करते हैं। माना कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट में वो एक साइड से डैमेज हो गई है, तो वो उस गाड़ी को एकदम पूरा का पूरा रिपेयर करके देंगे एल शेप में, 2 साइडों से एकदम पूरी रिपेयर करके देंगे, चाहे उसमें 2 लाख का भी क्यों न वहां पे चार्ज आ जाए, है ना। तो इसीलिए तो कई लोग जो करते हैं, क्या करते हैं? जीरो डेप्थ वाली करवा के रखते हैं। हल्की फुल्की चोट आई, जो उनको चेंज करवाना होता है गाड़ी में, उसको टक्कर मारी कहीं पे ठोक के और चालाकी से क्या जीरो डेप्थ में उस गाड़ी को रिपेयर करवा लेते हैं। तो ये होता है थर्ड पार्टी फुल इंश्योरेंस और जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। तो आपको जीरो डेप्थ इंश्योरेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना। यार गला खुस गया, थोड़ा पानी पिलाओगे शाम जी यार। तो चलो ठीक है, तो मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आज हमने जो 10 प्रश्न किए हैं और ऐसे प्रश्न आपको आगे भी पूछे जाएंगे, और ये प्रश्न आज जो बच्चे यहाँ से गए हैं और जिनका जो आज ड्राइविंग टेस्ट था, तो इनको वाइवा में जो प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन करके काफी मेहनत करके यहाँ पे बच्चों से पूछना भी एक बहुत बड़ी महाभारत होती है। उनको लिखना, तैयार करना, फिर उनके बारे में तैयारी करके आप लोगों को इसको समझाना, ये सारा काफी बड़ा खेल होता है। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटा सा अच्छा वाला कमेंट आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और करना है और आपके जो भी साथी है उनको इसको शेयर भी करना है। इतना छोटा सा आप काम कर देना, बाकी काम मैं यहां से कर रहा हूं। आपका काम है केवल 15 से 20 सेकंड निकाल के इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और अपने साथियों को भेजना, उनको ये बताने की रास्ता ने बहुत अच्छे सेशन लिए हैं। ये 7वां सेशन है। 6 सेशन का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको आप देख लेना, जरूर देखना है। ये 10-12 मिनट के सेशन हो रहे हैं, तो ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं है। तो छोटे छोटे वीडियोज में अच्छी अच्छी जानकारी के लिए लेके आ रहा हूं, तो आप इनको जरूर देखना। तो साथ ही उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीजें पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।